नमस्ते सर्वेभ्यः ज्ञानस्य यात्रायां स्वागतम। वेलकम टू द जर्नी ऑफ नॉलेज विद वैदिक साइंटिस्ट। हम क्लास 9th के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पर पहुंच चुके थे। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म इज -7। हमारे को एक पॉलिनोमियल लिखना है। हमारे को पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसकी डिग्री होनी चाहिए 3 और उसका वेरिएबल होना चाहिए x। तो हमारे जितने भी वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में आएंगे वो क्या होंगे, x होंगे। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी x की वो क्या होगी, 3। मतलब अब इस पॉलिनोमियल में मैं x की पावर 4, x की पावर 5 नहीं ले सकता। छोटे वाले चाहूँ तो कोई भी ले सकता हूँ और चाहूँ तो नहीं भी ले सकता। तो इसमें आगे एक चीज़ और कही है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें -7 होना चाहिए। तो मतलब एक्स स्क्वायर को तो लेना ही पड़ेगा ताकि उसका कोएफिशिएंट भी तो -7 रख सके। तो अब इसमें हम -7 कोएफिशिएंट रख देंगे इसका, -7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इतने पे भी आंसर छोड़ दूँ तो ये भी करेक्ट है। अगर मैं इसमें चाहूँ तो x भी ला सकता हूँ और कोई एक कांस्टेंट 2 जैसे कोई भी एक कांस्टेंट ला सकता हूँ। अगर मैं इतना ना भी लिखूँ तब भी आंसर सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे सवाल ने बोला उसने बोला है कि इसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। डिग्री 3 है, हाँ है। और जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट -7 होना चाहिए, है। तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। पर हम चाहे तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे x और कोई एक कांस्टेंट 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की, जो भी हमारे को पॉलिनोमियल दिया रहेगा, और उनके वेरिएबल की वैल्यू भी हमारे को उसमें दे रखी है। अच्छा ठीक है, हमारा पहला पॉलिनोमियल है px² - 3x + 7। इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे को x = 1 पे। तो हम x की जगह, जितनी भी जगह पर x है वहाँ पर हम क्या डाल देंगे, वहाँ पर हम डाल देंगे 1। 5 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। 5 1 जा 5 -3 1 जा 3 + 7, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 9। समझ गए? पहला वाला पार्ट हो गया इसमें। सेकंड वाला पार्ट वैसा ही है, 4t³ - t² + 6। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है t = a पर। मतलब एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसको कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों? अब हमारे को वेरिएबल की एक वैल्यू दे दी है a। ठीक है, वेरिएबल की एक वैल्यू दे दी है a। तो अब से ये जो a है यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट। इसको हम नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो जितनी भी जगह t है वहाँ पर हम क्या डाल देंगे, a डाल देंगे। a³ - a² + 6, ये हमारा आंसर है। अभी कोई नंबर तो नहीं है, पर अगर a नंबर होता तो हम a की जगह पर उस नंबर को रख देते और फिर हमारा आंसर आ जाता। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में, if we multiply a number by 5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12. Find the number. ये है अब एक हमारी लीनियर इक्वेशन जिसको हमारे को सॉल्व करना है, और उसकी स्टेटमेंट हमारे को ये दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे को एक चीज़ बता रखी है कि अगर हम किसी नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेट इट बी x। जो भी नंबर है लेट द नंबर बी x। हम मान लेते हैं कि जो नंबर हमारे को दिया हुआ है वो x है। तो अगर हम उसमें 5/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5/2x। और उसमें बोला है जो ये प्रोडक्ट आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आ जाए उसमें किसको ऐड करना है, 2/3 को। तो जो प्रोडक्ट आए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उसमें हमारे को क्या ऐड करना है, 2/3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जो नंबर लिया है उसमें अगर हम 5/2 मल्टीप्लाई करें फिर उसमें 2/3 ऐड करें तो हमारे को क्या मिल जाता है, हमारे को मिल जाता है -7/12। ठीक है, यहाँ तक हमारे को समझ आया। हमारे से पूछा वो नंबर क्या है, बस इस x की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल देते हैं। ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। 5/2x -7/12 -2/3। ठीक है, -2/3। और इसके बाद अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो। 5/2x = -7 -8/12, इसका एलसीएम 12 चला जाएगा। x = -7 -8 हो जाएगा -15/12। अब 5/2 यहाँ से चला जाएगा उधर की साइड पे, तो 2/5। ठीक है, 5 गया 5 3 2 6 और 3 और ये जाएगा 1 पे। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर
सॉरी 2 पे, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -1/2। तो -1/2 वो नंबर है जिसमें अगर आप 5/2 मल्टीप्लाई करते हो और उसमें अगर आप 2/3 ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है -7/12। तो -1/2 हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो दोबारा हमारे को जो चीज़ स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि कोई एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसी कोई को क्या मान लो x। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। ठीक है, हमने उस नंबर को x मान लिया। अब ये कह रहा है कि और ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कभी माइनस में अगर आंसर आ जाएगा तो या तो आंसर गलत निकाला है या फिर वो हमारे को उसको आंसर नहीं मानना है। ठीक है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो इस पॉजिटिव नंबर x का 5 टाइम्स मतलब 5x। ओके, एक एक करके आप जो जो क्वेश्चन में बोला रहता है उसके हिसाब से अपनी इक्वेशन बनाते जाओ। टाइम्स अनदर नंबर, अ पॉजिटिव नंबर x इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अच्छा, इसमें हमारे को 2 नंबर लेके चल रहे हैं। अगर एक नंबर x है तो दूसरा उसका 5 गुना है। ठीक है, तो एक नंबर x हो गया और एक नंबर हो गया 5x। ओके, if 21 is added to both the number then one of the new number becomes twice the other new number। अगर हमारा ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये पहली चीज़ से हमारे को पता चला कि एक नंबर हो जाएगा x, जो छोटा होगा और जो बड़ा नंबर होगा उसको क्या मानेंगे 5x मानेंगे। ओके, अब हमारे को दोनों में 21 ऐड करना है, तो इसमें 21 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा x + 21 और इसमें 21 ऐड कर देंगे तो 5x + 21। तो दोनों में हमने 21 ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 2 गुना हो जाता है अगर 21 ऐड कर देते हो तो कौन सा 2 गुना होगा आप खुद समझ सकते हैं। ये x + 21 है, ये 5x + 21 है। इनमें से बड़ा कौन होगा? 5x + 21, तो इसी को तो 2 गुना मान सकते हैं ना। तो 5x + 21 बड़ा है, ये किसका दुगना होगा? छोटे वाले का दुगना होगा ना। तो दुगना किसका होगा? छोटे वाले का। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x + 21, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। एक बार दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। हमारे को बोला था कि 2 नंबर है जिनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है। तो एक नंबर को अगर x मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 5 गुना उसका 5x। तो इनमें से छोटा कौन है? ये छोटा नंबर होगा, ये बड़ा नंबर होगा जो 5 गुना है। ठीक है, अब इनमें हमने 21 ऐड कर दिया तो ये x + 21 हो गया, 5x + 21 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जब हम इसमें 21 ऐड करते हैं तो ये एक दूसरे का दुगना हो जाते हैं, मतलब छोटे वाले का दुगना बड़ा वाला होता है। तो छोटा कौन है इनमें से? x + 21। तो x + 21 का दुगना होगा बड़ा वाला जो कि है 5x + 21। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5x + 21, अब यहाँ से तो हमारी बस लीनियर इक्वेशन बची है 42 और वहाँ पर माइनस करेंगे तो 3x और उधर माइनस करेंगे तो 21। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 21/3 जो होता है हमारा 7। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 आ गई। इसने बोला व्हाट आर द नंबर्स। हमने 2 नंबर लेके चले थे, एक था x और एक था 5x। तो पहला नंबर हो गया हमारा 7 और दूसरा नंबर हो जाएगा 7 × 5 35। ये 2 हमारे आंसर आ गए, 5 और 35 और 7। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू हैव 800 रुपीज़ एंड यू सेव 250 रुपीज़ एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव 6 months एंड 2 years इन आफ्टर 2 years एंड एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। अब ये वाला सवाल हम कर चुके हैं अपनी रिसेंट पिछली ग्राफ वाली थी उससे पहले वाले एक्सरसाइज में 2.5 में हम ये वाले सवाल कर चुके हैं। अगर हमारे पास 800 रुपये है, 800 रुपये है, ठीक है, इनिशियल 800 रुपये है और हम हर महीने इसको 250 से बढ़ाते हैं, तो x महीने में हम इसको कितना बढ़ा लेंगे? अगर एक महीने में 250 जुड़ेगा, फिर एक महीने में 250 जुड़ेगा, फिर अगले महीने में 250 जुड़ेगा, तो हर महीने इसमें 250 जुड़ रहे हैं। और मान लेते हैं हमने ऐसी बचत x महीने की है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट हर महीने के एंड में कितना होगा? 800 + 250x, 800 + 250x, इतना हमारे पास अमाउंट होगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को हमारे को एक बार 6 महीने के लिए सॉल्व करना है, तो x = 6 डाल देंगे इसमें, तो हमारे पास कितना होगा? इनिशियल का 800 और हर महीने 250 250, तो 600 ये 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 250 × 6, तो इतना हमारा एक्स्ट्रा हमारी सेविंग हुई और ये हमारा इनिशियल पैसा था। तो 6 महीने के बाद मेरे पास कितना पैसा होगा? 800 + 30 और 6 12 13 14 15, ठीक है,
हाँ ठीक है, और इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2300। तो 2300 रुपये बचेंगे हमारे 6 महीने के बाद। अब सेकंड पार्ट है 2 साल बाद। तो 2 साल बाद अब मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि हर महीने बचा रहे हैं ना, और x क्या है? महीना। x क्या है? महीना। और यहाँ दिया क्या है? साल। तो 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे? तो x की वैल्यू 2 ना होके क्या बनेगी? 24 बनेगी। 24 महीने होंगे। तो होते हैं हर एक साल में 12 महीने, और 2 साल में कितने हो जाएंगे? 24 महीने। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। तो 800 प्लस 250 इंटू 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 800 प्लस इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, ये होता है 600 और 6000 हो गया 6000। तो 6800 होंगे हमारे पास 2 साल बाद। सिक्स्थ क्वेश्चन, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हाँ, अब ये डिजिट वाले सवाल थोड़े पिक्यूलर से लगते हैं पर बहुत आसान होते हैं। अब इसमें क्या है ना, हमारे को एक इनिशियल चीज़ दी रहेगी, और हाँ ठीक है, अब मैं जैसे बोलता हूँ एक नंबर 24, इसको ऐसे समझो 24, ये 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर है 24। अगर मैं बोलूँ इसकी डिजिट्स बताओ तो इसकी डिजिट्स है 2 और 4। ठीक है, इसकी डिजिट क्या है? 2 और 4। अगर इनकी डिजिट को मैं जोड़ देता हूँ तो क्या आता है? 6 आता है। तो जब मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ तो मैं 2 को 2 ही ले रहा हूँ और 4 को 4 ही ले रहा हूँ। ठीक है, 2 को 2 ही ले रहा हूँ, 4 को 4 ही ले रहा हूँ। पर मैं इस नंबर को क्या बोल रहा हूँ? इस नंबर को मैं बोल रहा हूँ 24, और मैं डिजिट ना लेके अगर इसको एज अ नंबर लूँ तो ये क्या होता है? ये होता है 20 + 4, है ना? क्या होता है ये? 20 + 4। ठीक है, तो अब डिजिट और नंबर के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है। अब जब मैं बोलता हूँ डिजिट, तो डिजिट में 2 अकेला 2 और 4 अकेला 4। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 2 और 4 मिलके 6, ये तो पर क्या है? ये 24 है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 2 है वो किस पोजीशन पे? टेंस की पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे है। तो ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2 × 10 + 4 लिखा हुआ है ना, 2 × 10 + 4। तो हमारी डिजिट क्या है? 2, ये रही, और 4 क्या है? ये रही। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं किसी एक ऐसे नंबर पे लगाऊं जो मुझे नहीं पता। मान लेते एक नंबर है XY नाम का एक नंबर है। अगर इन दोनों की डिजिट को मैं जोड़ता हूँ तो मान लेते कुछ आता है K, मान लेते कि कुछ K आता है। ठीक है, पर इस नंबर को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये नंबर कैसा दिखता होगा? ये नंबर दिखता होगा 10x + y, है ना, 10x। अगर मेरे को बोलना होगा तो ये क्या है? ये है XTY मतलब जैसे 20, 2 वाला 20, 30, 40, वैसे XTY। तो XT बनाने के लिए मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से, और उसमें क्या जुड़ना पड़ेगा? y। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शायद समझ आ गई होगी। अब इसमें मेरे को जो मेन चीज़ समझानी है वो ये थी कि अब इस वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। मैं सब कुछ हटा देता हूँ। अब इसमें भी हमारे को वही चीज़ दे रखी है, हमारे को नंबर नहीं पता, तो अभी के लिए मान लेते हैं वो नंबर क्या है? XY। ठीक है, XY है। तो उस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? उस नंबर को हम लिखेंगे 10x + y। ये तो हो गया नंबर। तो उसने स्टार्टिंग में बोली द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3, कि हमारे जो ये जो 2 डिजिट का नंबर है इसके डिजिट के बीच का अंतर 3 है। मतलब इनके डिजिट का बीच का अंतर 3 है कि अगर x और y को मैं घटा देता हूँ तो क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, x और y को घटा देता हूँ तो 3 आता है। ठीक है, अंतर ये हो गया। और इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, अगर मैं इस नंबर की डिजिट को बदल देता हूँ, नंबर कितना होता है? नंबर होता है 10x + y, क्योंकि वो XY था। अब मैंने इनकी डिजिट बदल दी, मतलब x की जगह पर y भेज दिया, y की जगह पर x भेज दिया, तो अब ये क्या बन गया है? अब ये नंबर बन गया 10y + x। ठीक है, 10y + x। पर क्या इनके अंतर पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, अभी भी तो x - y 3 ही होगा। ठीक है, y - x कर दोगे तो -3 हो जाएगा, वो बात अलग है। पर वो क्या, जब भी वो अंतर देगा तो अंतर पॉजिटिव में है, तो अंतर पॉजिटिव का मतलब यही होगा ना कि बड़े में से छोटा घट रहा है। तो अभी के लिए मान के चल रही है कि x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, हमारी अजम्पशन गलत भी हो सकती है, पर अभी के लिए मान के चलो कि x बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था ये कि इंटरचेंज कर दिया। हाँ, इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने पर नंबर 10x + y से क्या बन गया है? 10y + x बन गया है। ठीक है, 10y + x। और इन दोनों नंबरों को अब जोड़ दो, इन दोनों नंबरों को जोड़ दो। तो 10x + y में क्या जोड़ देना है? 10y + x। ठीक है, 10y + x। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक नंबर लिखा था 23, तो 23 का मतलब होता है 2 × 10 + 3, है ना। और इसके नंबर बदल दिए, क्या बना दिया इसको? 32। तो 32 क्या होता है? 3 × 10 + 3। तो ये और कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 23 और ये लिखा हुआ है 32, और आपने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, उनको आपने जोड़ दिया। अब ये
वेरिएबल में है तो ये ऐसे अजीब से दिख रहे हैं, पर अगर इनमें नंबर डाले होते तो ये भी तो एक ऐसे ही नंबर बन जाता ना 23 जैसा। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमारे को क्या दे रखा है कि अगर इनको जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बना देता है, 143 बना देता है। तो ये हमारी इक्वेशन है, पर इक्वेशन में 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी, जितनी इक्वेशन हो अगर उतने ही वेरिएबल हो तो हमारे लिए अच्छा होता है। अब ये वाला एक और इक्वेशन है, ये वाली एक और इक्वेशन है, यहाँ से हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। पहले तो जो वेरिएबल एक जैसे उनको देख लो, कौन से एक्स और एक्स ये जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा 11x प्लस 11y बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ कर सक रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ से 11 कॉमन निकाल देंगे और वहाँ पर डिवाइड कर देंगे 143 से 11। तो इनको काटोगे तो क्या आएगा, इनको काटोगे तो आएगा 11 बन जाए 11, 11 3 जाए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 इक्वेशन आ गई है छोटी छोटी सी। क्या? एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और एक आ गई है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम दोनों में से एक जगह से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3 प्लस वाई आ गई, 3 प्लस वाई आ गई, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। अब x की जगह पर 3 प्लस वाई को डाल दो। ठीक है, x की जगह पर यहाँ पर 3 प्लस वाई को डाल दिया तो क्या आया, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 13, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 13, 2y इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 5। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब इस y को आप दोनों इक्वेशन में से कहीं पर भी डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ डालोगे तब भी आ जाएगा, यहाँ डालोगे तब भी आ जाएगा। यहाँ डाल देते हैं x इक्वल्स टू 3 प्लस 5, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 8। हम मान के चले थे x बड़ा है और x बड़ा ही आया और बड़ा ही आएगा, क्योंकि हम मान के चले थे, है ना, मान के चले थे तो यही आएगा। तो 8 और y, तो हमारे को दोनों नंबर निकालने हैं। तो पहला नंबर हम लेके चले थे एक्स वाई, तो पहला नंबर हमारा क्या गया 85, और दूसरा नंबर हम मान के चले थे वाई एक्स, तो दूसरा नंबर हमारा आ गया 58। ठीक है, क्या इन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, 143 आता है, 143। ठीक है, क्या इनके डिजिट्स को घटाने पर 3 आता है, बिल्कुल आता है। तो हमारा ये आंसर सही है। अब 7th क्वेश्चन में हमारे को ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स कट द वाई एक्सेस। देखो, पहले तो हम इस वाली चीज़ का जवाब देते थे। मैं ग्राफ पे लेके जाऊंगा आपको, डेस्मॉस पे हम इस ग्राफ को प्लॉट करके दिखाते हैं आपको, पर इसमें एंड वाली चीज़ का हम जवाब बिना ग्राफ को प्लॉट करे भी बता सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स पॉइंट्स वेयर द लाइन्स कट द वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे जहाँ पर इस लाइन को काटे। अब मान लेते कोई एक लाइन ऐसी है, ठीक है, कोई भी एक लाइन मान लेते हैं हम ग्राफ पे कि हमारी लाइन ऐसी है। ठीक है, वाई एक्सेस पे ये कहाँ काट रही है, इसको इस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है वाई एक्सेस पे, ये रेड वाले पॉइंट पे, देखना रेड वाले पॉइंट पे काट रही है। अब इस रेड वाले पॉइंट की क्या खासियत है, इस रेड वाले पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ कुछ होगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ कुछ होगा। अब जैसे मैं पहला इक्वेशन उठा लेता हूँ, -3x + 4। अभी मैंने इसका ग्राफ प्लॉट भी नहीं किया है, पर मैं बिना प्लॉट करे कुछ बता सकता हूँ क्या उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू जहाँ पर ये वाई एक्सेस को काटता होगा, तो जहाँ पे वाई एक्सेस को काटता होगा वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक्स की जगह पर क्या डाल देता हूँ, 0। तो कुछ आएगा क्या, देखते हैं। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4, वाई की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से हमारे को वो कोऑर्डिनेट मिल गया ना, कौन सा, 0,4, 0,y है ना, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 4। 0,4 एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये वाला ग्राफ वाई एक्सेस को कट करता होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम सबके लिए बता सकते हैं, ये वाली चीज़ हम सबके लिए बता सकते हैं। इसका क्या होगा, 0,4। इस वाले का क्या होगा, देख लेते हैं इस वाले का भी करके। इसमें भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पर क्या डालना है, बस एक्स की जगह पर डालना है हमारे को 0 और वाई की वैल्यू निकालनी है। 2y = 4, एक्स की जगह पर 0 + 7, 2y = 7 और y = 7/2 मतलब 3.5 समथिंग आ जाएगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,3.5। ठीक है, 0,3.5। अब ऐसे हम बाकियों के भी निकाल सकते हैं, आप एक बार निकाल कर ट्राई कीजिए। मुझे लगता है आपने भी अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए होंगे। यहाँ पर उनका आंसर है, ये 0,-2 पे काटेगा वाई एक्सेस को, ये 0,-11/3 पे काटेगा। और ये वाले ग्राफ हमने अभी प्लॉट भी नहीं किए, उससे पहले ही हमने इन सब के आंसर आपको बता दिए और आपने भी खुद निकाल के इसको चेक कर लिया है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए बहुत आसान रहता है, वाई की वैल्यू कुछ कुछ डालते जाओ और एक्स की वैल्यू निकालते जाओ। 0, 1, 2, 3 करके डालेंगे और 0, 1, 2, 3 करके डालेंगे और एक्स में और वाई में, और आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। उन कोऑर्डिनेट को प्लॉट कीजिए।
वैसे तो 2 पॉइंट से हो जाता है कि 2 पॉइंट आप प्लॉट कर देते हो तो उसको जोड़ के आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है जिनकी डिग्री 1 है। आप सबने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर अपने ग्राफ प्लॉट कर लिए होंगे। ये देखिए आपके भी ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे। y इक्वल्स टू -3x+4 का ग्राफ बना। हमने y की वैल्यू 0 ली होगी तो उस पर हमारे को x की वैल्यू कुछ मिली होगी, और x की वैल्यू 0 लेके कुछ कुछ निकाली हमने वैल्यूज़, उनको प्लॉट किया। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारे पास आएगा, ये रेड वाला, ये वाला ग्राफ हमारा है y इक्वल्स टू -3x+4 का। अब इसमें चेक कर लेते जो बात हमने की थी वो सही है या नहीं, कि ये y कोऑर्डिनेट y एक्सेस पे जो पॉइंट कट रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,4। चेक कर लेते हैं। ये रहा ना 0,4 पे, बिल्कुल किस पे कट रहा है, ये बिल्कुल ये 4 पे काट रहा है इसको। ठीक है, और दूसरी चीज़ है 2y इक्वल्स टू 4x+7 का ग्राफ, ये वाला 2y इक्वल्स टू 4x+7। इसमें हमारा कोऑर्डिनेट हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, 0, 3.5। देखो बिल्कुल 3.5 पे इसको कट कर रहा है। अगला 5y इक्वल्स टू 6x-10, ये ऊपर वाला है, 5y इक्वल्स टू 6x-10। इसमें कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए था, 0,-2, वही आया है, बिल्कुल करेक्ट वही आया है। और इसमें से 3y इक्वल्स टू 3x-11, इसमें कोई दिख रहा है क्या, इसमें हमारा है ये वाला, हाँ ये रहा y वाला पॉइंट, 0,-3.667। इसमें हमने प्रेडिक्ट किया था -11/3, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट यही आएगी, -3.667। ये वाला हमारा ग्राफ है 3y इक्वल्स टू 6x-11 का। अब इसमें पूछा आर एनी ऑफ दीज लाइन्स पैरेलल, तो उसका भी जवाब हम इन चारों ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इनमें से कोई सी भी लाइन पैरेलल नहीं होगी। अगर आप एक ही ग्राफ पेपर पे इन चारों ग्राफ को प्लॉट करेंगे तब भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इनमें से किसी की भी कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं मिलेगी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। If the temperature of a liquid can be measured in Kelvin units as x Kelvin and Fahrenheit unit as y Fahrenheit, the relation between the two system of measurements of temperature is given by linear equation ये find the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature of liquid is 313 Kelvin। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने इनका फॉर्मूला निकाला था, हमारे को गिवन जो भी कंडीशंस दे रखी थी उस पर। अब एक नया यूनिट आ गया डिग्री केल्विन। ठीक है, डिग्री केल्विन ये एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। ये दोनों एसआई यूनिट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ज़रूर, पर एसआई यूनिट इसको ही माना जाता है। ठीक है, ये तो साइंस की बात रही, पर हमारे को जो आंसर के लिए हमारे चाहिए कि अगर एक्स केल्विन रहता है और वाई डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है तो हम उससे एक ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि वाई हमेशा किसके बराबर होगा, 9/5 इक्वल्स टू x - 273 + 32 के। ये फॉर्मूला तो डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट वाला ही है, बस यहाँ पर सेल्सियस की जगह पर आ जाता है x - 273। अब पहला सवाल कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक लिक्विड का फ़ारेनहाइट में निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है, y नहीं दिया होगा, और x की वैल्यू दे रखी है 313 केल्विन। ठीक है, तो x की जगह पर हम 313 डालेंगे क्योंकि केल्विन वहीं जाएगा, और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 9/5 और 313 हमने यहाँ डाला, -273 + 32, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0 और 11 - 7 4 और 40 आ जाएगा, बस 40, और 9/5, 5 से गया 8 + 32, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 72 + 32, जो कि आ जाएगी हमारे पास 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना हमारा टेम्परेचर होगा उस लिक्विड का। अब सेकंड कह रहा है द टेम्परेचर इज़ इतना डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन। अब उल्टा कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। पहले वो x की वैल्यू दे के y पूछ रहा था, अब y की वैल्यू दे के x पूछेगा, तो y की वैल्यू उसने दे दी है फ़ारेनहाइट 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, और x की वैल्यू हमारे को निकालनी है, डाल दो 158 इक्वल्स टू 9/5 x - 273 + 32। अब 32 से वहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 158 - 32 इक्वल्स टू 9/5 x - 273। ठीक है, 158 - 32 आ जाएगा हमारा 126,
126 इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 126 इंटू 5/9 9 से जाएगा तो 9 बन जाए 9 9 4 जा 36 x माइनस 273 और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 5 4 जा 20 5 बन जा 70 और प्लस 273 x तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 343 डिग्री केल्विन। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई x की 343 डिग्री केल्विन। आसान सवाल था। एक बार हमारे को x दिया हुआ था, y की वैल्यू पूछी थी और y की वैल्यू देके फिर x की वैल्यू पूछ ली। अब 9th क्वेश्चन है हमारे पास। द वर्क डन बाय ये फिजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड था। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेंट ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वर्क के लिए W लेना है, वर्क के लिए हमने ले लिया W और ये क्या है वर्क, W क्या है वर्क और D क्या है हमारी डिस्टेंस। ठीक है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। व्हाट इज द वर्क। अब हमारे को इसने बोला है कि वर्क डन कैसे क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट फोर्स का और डिस्टेंस ट्रेवल का। तो वर्क क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए F ले लेते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल का। ठीक है, तो वर्क के लिए W ले लिया और डिस्टेंस के लिए D ले लिया, फोर्स के लिए मान लिया कि D होगा। अब कांस्टेंट फोर्स इन्होंने हमारे को दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो हमने एक इक्वेशन बना ली और ये आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा, तो ये यही होती है इक्वेशन हमारे वर्क की। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर हमारा फोर्स की यूनिट 3 यूनिट्स है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 3 यूनिट है, तो एफ की जगह पर अब क्या डालना है 3 डालना है। तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गया W इक्वल्स टू 3D। ये हमारा वर्क की वैल्यू आ जाएगी, मतलब डिस्टेंस का 3 गुना होगा वर्क, ऐसा मान के चलते हैं। इसको हमारे को ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। अब इसका पहले निकाल लो, ग्राफ तो बना लेंगे हम। और अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा 6 यूनिट। सिंपल, क्यों 3 2 जा 6, डिस्टेंस का 3 गुना होगा वर्क। अब इसका ग्राफ बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो आएगी नहीं। एक ग्राफ बना लेते हैं इसका जल्दी से हम। मैं ग्राफ पेपर बना लेता हूँ, एक मिनट। अब इस पर ग्राफ प्लॉट करते हैं हमारा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे को वर्क को मान लेते हैं हमारा वाई एक्सेस और डी को मान लेते हैं हमारी एक्स एक्सेस। अगर हमारा ये 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 पे तो 0 ही रहेगी। ठीक है, 0 पे 0 रहेगी, ये बात हमने देख ली। 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स, तो 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 गुना, ये 1 2 3 3 गुना। और 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 गुना, 4 5 6 6 गुना। तो यहाँ पर चला जाएगा, इसकी स्लोप भी 3 गुना होगी नॉर्मल स्लोप से। और -1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 पे इसकी वैल्यू होगी -3, तो -1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 और 2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -6। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा, जिस ग्राफ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे वो कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होगा 0,0 और ये होगा हमारा 1,3 और ये होगा हमारा 2,6 और सेम टू सेम नीचे -1, -3 और -2, -6। 10th क्वेश्चन में भी हमारे को ग्राफ ही बनाना है शायद। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट ए, फाइंड द पॉलिनोमियल ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ द px cuts the axes and draw the graph of px and verify your answers। ठीक है, the graph of a linear polynomial passes through a and a, find the polynomial px। 2 पॉइंट दे रखे 1,5 और 3,11, इनसे इनका पॉइंट पास होता है। हमारे को ये पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा होगा, एक बार को मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल होगा हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसा सा दिखता होगा। ये हमने देख रखी है, m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है कांस्टेंट। मान लेते हैं कि ऐसा है, तो एक बार हमारा इसमें पॉइंट कौन डाल के देखेंगे हम 1/5 डाल के देखेंगे, और एक बार हमारा कौन सा पॉइंट डाल के देखेंगे इसमें 3/11 डाल के देखेंगे, क्योंकि दोनों इस पर ही लाई करते हैं तो इसको ये सेटिस्फाई करेंगे। तो y की जगह पर 5, ये y की जगह पर 5 और x की जगह पर 1, m और x की जगह पर 1 तो 1m और c, ये एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से 3,11
11 डालेंगे यहाँ पर y की जगह पर और x की जगह पर डालेंगे 3, तो 3m प्लस c। ओके, ये हमने डाल दी तीनों दोनों जगह पर x और y की वैल्यू। दो इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से और m और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। 5 माइनस सी, तो m की जगह पर क्या डाल देंगे 5 माइनस सी। 11 इक्वल्स टू 3, 5 माइनस सी प्लस सी। 11 इक्वल्स टू 15 माइनस 3c प्लस सी, और इनको सॉल्व करेंगे तो -4 इक्वल्स टू -2c, और c की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, c की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब इसी c की वैल्यू को डाल दो किसी भी एक में, इसमें डाल देते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पॉलिनॉमियल की इक्वेशन क्या होगी? पॉलिनॉमियल की इक्वेशन क्या थी? हमने मानी थी y इक्वल्स टू एम एक्स, तो y इक्वल्स टू m की जगह पर 3x और c की जगह पर 2 + 2। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। ठीक है, अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि उन कोऑर्डिनेट्स को बताओ जो ग्राफ बनाएंगे तो हमारे एक्सेसेस को काटेंगे। तो एक्सेसेस को काटने पे वाले पॉइंट क्या होते हैं? अगर y को काट रहा है तो x 0 रख दो, और x को काट रहा है तो y 0 रख दो। ठीक है, तो x कटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? x वाले को जो काट रहा है x का कटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हम अपनी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो x की वो वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पर वो काट देता है, ये मतलब जहाँ पर वो वाला पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर ये वाली इक्वेशन एक्स एक्सेस को काट रही होगी। तो डाल देते हैं एक्स एक्सेस को काटने वाले पॉइंट में y की वैल्यू 0 डाल दी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2/3। तो वो कोऑर्डिनेट कैसे दिखता होगा? ऐसा दिखता होगा। अब y कटिंग वाले पॉइंट को निकालते हैं, उसके लिए x की वैल्यू 0 डाल दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, है ना। 0 डाल देंगे तो 2 आ जाएगी। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2। वेरी गुड, समझ आ गया। अब तीसरा पार्ट है, इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं। 2 पॉइंट हमारे को दिए हुए हैं ना, तो इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो। जैसे मान लो ये है ऐसे, अब 1,5 कहाँ आएगा? यहाँ पर 1 होगा कहीं यहाँ पर, और 5 कहाँ होगा? यहाँ पर। 1,5 मान लेते हैं, यहाँ आ गया। और 3,11 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, 11 और ऊपर होगा ऐसे ये। अब 2 पॉइंट मिल गए ना, बस यहाँ पर स्केल रखो और खींच दो, बन गए हमारे पॉइंट। ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी be the two linear polynomials such that p0 equals to 5. The polynomial p minus q cuts the x-axis at 3,0. The sum is equals to 6x plus 4 for all real x. Find the polynomial px and qx. अब 3 कंडीशंस दे दी है, ये और ये। उनके बेसिस पे हमसे पूछा गया कि p और q क्या है। तो पहले देखो p को लिखते, p क्या दे रखा है ए एक्स प्लस बी। क्यू क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब पहला पार्ट कह रहा है, पहला क्वेश्चन के पार्ट नहीं है, मतलब पहला जो हमारे को कंडीशन दे रखी है कि पी की वैल्यू, पी अगर 0 पे निकालो तो 5 आता है। मतलब अगर एक्स की जगह पर 0 डाल दे तो 5 आता है। अब इससे मेरे को क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। पी की मतलब एक्स की जगह पर अगर हम 0 डाल देते हैं तो ए 0 प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए? 5 के। यहाँ से हमारे को क्या मिल गया? बी की वैल्यू मिल गई। बहुत सही, बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, द पॉलिनॉमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स। पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या होता है? क्या पॉलिनॉमियल सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पी एक्स माइनस क्यू एक्स क्या आता है? पी एक्स माइनस क्यू एक्स की वैल्यू आती है, अच्छा पी एक्स माइनस क्यू एक्स की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। पी एक्स माइनस क्यू एक्स की वैल्यू आएगी ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स माइनस डी, क्योंकि पूरे को माइनस कर दिया है ना, पूरे को माइनस कर दिया। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ रही है? ए माइनस सी का एक्स, है ना, एक्स एक्स कॉमन निकाल लिया, और बी माइनस डी को, इसको एक बार देख लीजिए दोबारा। ये ए एक्स है ना, तो मैं एक्स एक्स वाले को एक साथ ले आया और नॉर्मल नंबर को एक साथ ले आया, और फिर वहाँ से मैंने यहाँ से एक्स कॉमन निकाल दिया, तो ये आ गए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये वाले जो पॉलिनॉमियल आता है, कौन सा पॉलिनॉमियल आया? ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी माइनस डी। ठीक है, ये किसको काटता है? ये काटता है एक्स एक्सेस को 3,0 पर। तो इसकी जो y की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। y की वैल्यू आएगी 0 जब x की वैल्यू होगी 3। x की वैल्यू क्या होगी? 3 आएगी। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा पेचीदा टाइप सा लग सकता है, पर कोई बात नहीं करते। 3a माइनस 3c
प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 1 2 3 4, बाप रे 4 वेरिएबल आ गए। अब क्या करें, 4 वेरिएबल आ गए, तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं सिंपल सीधी सी, इसमें y की वैल्यू 0 दी है ना, हाँ ठीक है। b की वैल्यू आई थी ना, b की वैल्यू कितनी आई थी 5, वो डाल देते हैं अभी के लिए। तो 3a माइनस सी को ऐसे ही रहने दो, प्लस 5 माइनस डी इक्वल्स टू 0। अभी के लिए इस इक्वेशन को बंद करके यहाँ पर रख दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आगे वाले पार्ट पे देखते हैं। द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ठीक है। ये दूसरी चीज़ निकाली यहाँ से हमने। और तीसरी चीज़ हम यहाँ से देखते हैं कि दोनों का सम भी निकाल सकते हैं इसका, पी एक्स प्लस क्यू एक्स। सम आएगा हमारा ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी, ये सम आता है। और ये सम किसके बराबर होता है, सी एक्स प्लस 4 के। मतलब अब मैं दोबारा इसमें से एक्स एक्स कॉमन निकालता हूँ, बी प्लस डी अलग से लेता हूँ नंबर, और ये किसके बराबर आएंगे, सी एक्स प्लस 4 के। अब यहाँ देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है ना, तो जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें होंगी वो भी बराबर होंगी। तो x के साथ RHS में 6 है, LHS में क्या है, a प्लस सी। तो यहाँ से एक चीज़ निकल सकते हैं कि a प्लस सी किसके बराबर होगा, 6 के। क्योंकि जो ये b और d है ये अपने आप में कुछ बदल के तो कर नहीं सकते ना, करेंगे तो यही करेंगे ना, x के आगे वाला a प्लस सी करेंगे 6 के लिए। कुछ x पे तो b प्लस डी का कुछ कंट्रोल है नहीं, और b प्लस डी का कंट्रोल किस पे है, कॉन्स्टेंट वैल्यू पे, जो कि कितनी है, 4 है। तो b प्लस डी यहाँ से क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, ओके। और ये b प्लस डी की वैल्यू 4 आई है, यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। अब इतनी सारी इक्वेशन देख के घबराना नहीं होता, चारों तरफ नज़र घुमाओ, आपके पास क्या क्या पड़ा है और क्या क्या नहीं पड़ा है। हमारे पास ये चीज़ आई थी, ये थोड़ी डरावनी सी है, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो इसको मैंने यहाँ के यहीं बंद करके रोक दिया। ये सबसे अच्छा था, b की वैल्यू 5 दे दी थी। यहाँ पर अब 2 और इक्वेशन आ गई, ये और ये, इससे तो काम आसान की जगह बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है, पर b की वैल्यू 5 दे रखी है ना, इसमें डाल दो फिर b की वैल्यू 5 प्लस डी किसके बराबर है, 4 के। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये लो, बढ़िया है, डी की वैल्यू -1 आ गई। अब डी की वैल्यू -1 को इसमें डाल दो ना, यहाँ पर भी तो एक डी दिख रहा है, तो डाल देते हैं 3a माइनस सी प्लस 5 माइनस -1 हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से a माइनस सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी -6/3 -2। कैसे किया मैंने, बीच के कुछ स्टेप गायब कर दिए बस, और कुछ नहीं। 6 में आ जाएगा -6 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो -2, ठीक है। बोलो अभी भी क्या आया, कुछ भी नहीं आया। b आ गया ना, 5 आ गया, d आ गया ना, -1 आ गया, a प्लस सी भी दे रखा है। अरे हाँ, ये तो हमें दिखाई नहीं, पर देखना आपको है। अब मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को दिख जाती है चीज़ें, आपको देखना है आसपास आपने क्या क्या निकाल रखा है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा खासा आ भी सकता है पेपर में, है ना, अच्छे खासे मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें करनी पड़ रही है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन चल रहे हैं। पहले आपने यहाँ पर b की वैल्यू निकाली, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर ये वाली चीज़ करी, और फिर इस वाले में अभी आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ, d और b की वैल्यू निकल गई, अभी a और c की वैल्यू निकालने के लिए 2 नई चीज़ें पैदा हो गई है। कौन, a माइनस सी और a प्लस सी। यहाँ से निकाल लो, a की वैल्यू -2 प्लस सी इसमें डाल दो। अब ये तो कर करके हम खुद थक चुके हैं। -2 प्लस सी इक्वल्स टू 6, यहाँ से आ जाएगा 2c इक्वल्स टू 8, और c की वैल्यू आ गई 8। चलो एक और की वैल्यू आ गई, किसी में भी डालो और छुट्टी पाओ। a की वैल्यू आई -2 + 8 6 के बराबर। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, ठीक है। इनको अलग मार्कर से एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये है हमारी b की वैल्यू, ये है हमारी d की वैल्यू, ये है हमारी a की वैल्यू, और ये रही हमारी c की वैल्यू। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये सब नहीं है, हमारा फाइनल आंसर है कि हमारे को px और qx की वैल्यू है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा हो गया, यहाँ पर देखो हमारे को निकालना है px और qx की वैल्यू निकालनी है। px था हमारा a प्लस बी, ax प्लस बी, तो a की वैल्यू आ गई 6, और b की वैल्यू पहले ही आ गई थी बहुत 5, ठीक है। और qx था हमारा cx प्लस d, c की वैल्यू देखो क्या है, c की वैल्यू है 8x प्लस d की वैल्यू है -1, तो -1 ही हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था, 2 इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ी मेहनत हो गई, पर कोई बात नहीं, पहली बारी में समझ नहीं आएगा, मैं भी जानता हूँ। अभी आप ताज़ा 9th क्लास में आए हैं, और ऐसी चीज़ें देख के थोड़ी घबराहट हो जाती है इंसान। ये 10th 11th तक थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंट हो पाता है, पर अभी आपके लिए नया है। पर ये नहीं है कि हार्ड है, नया और हार्ड में अंतर होता है। ईजी चीज़ है तो बहुत सारी चीज़ हो गई, तो क्या करना है, एक बार पीछे जाना है वापस से, और दोबारा इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप देखना है। पहली बारी में दिमाग में नहीं घुसेगा, दूसरी बारी में पक्का घुस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ अ हेक्सागन मेड यूजिंग मैस्टिक।
A new hexagon gets added at every stage which shares a side with the last hexagon of the previous stage. ठीक है, और ड्रॉ द नेक्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द पैटर्न. अब ये पैटर्न कुछ है, क्या है, यहाँ पर एक हेक्सागन बनाया, फिर उसी हेक्सागन से एक और हेक्सागन बना लिया एक साइड को पकड़ के, फिर उसकी एक साइड को पकड़ के एक और हेक्सागन बना लिया. ठीक है, तो अब इसी पे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको. बोले कि आगे की दो और स्टेज बना के दिखाओ, तो इस वाली साइड को ले लेते हैं, इस वाली साइड से एक और हेक्सागन बना लेंगे. ये हमारे क्या हो जाएगा, स्टेज 4 हो जाएगा. अब इसी में आगे एक और बना लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेज 5 हो जाएगी. ठीक है, तो दोनों स्टेज मैंने एक ही में बना के दिखा दिए, अलग अलग बना के दिखाना वैसे तो उसमें आप बना लोगे. अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अच्छा, स्टेज नंबर 1 में कितनी मैस्टिक यूज़ हो रही थी, अब इनको हटा लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो. स्टेज नंबर 1 में कितनी मैस्टिक यूज़ हो रही थी, 6. ठीक है, अरे दूसरा मार्क कर लेते हैं, 6. और स्टेज नंबर 2 में कितनी हो रही थी, 6. 6 और 6 12, नहीं बिल्कुल नहीं, 6 और 6 12. क्यों नहीं, क्योंकि एक साइड तो पहले से ही थी ना, तो एक मैस्टिक कम लगेगी, तो 6. फिर कब कितनी लगेगी, 6 में एक कम, 5. फिर कितनी लगेगी, जितना पहले लगी थी उसमें और कितना लग जाएगा, 5, क्योंकि हमेशा एक साइड तो कॉमन जा रही है ना. फिर अगले वाले में कितनी लगेगी, और 5. तो यहाँ से आप लीनियर इक्वेशन तो बना ही पाओगे, है ना. तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन वगैरह जैसा कुछ पूछा नहीं, हाँ पूछा है, यहाँ पर पूछा है ना, एन पे पूछा है, कोई बात नहीं, समझते भी. तो दूसरे स्टेज पे कितनी थी, 6 + 5 11. अगले पे कितनी थी, अब 11 में और 5 जोड़ दो 16, और 5 जोड़ दो 21, और 5 जोड़ दो 26. ठीक है, और डैश 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 कितने पे निकालनी है हमारे को, एन पे निकालनी है. अब एन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पहली स्टेज पे हमारी 5 मैस्टिक तो लगी नहीं, है ना, 5 वाली नहीं लगी, डायरेक्ट 6 लगी. तो पहले वाले में क्या हुआ, 6 + 0 हुआ ना, 6 + 0 हुआ जब स्टेज कौन सी थी, 1 थी. फिर 6 + 5 हुआ जब स्टेज क्या थी, 2 थी. तो जब दूसरी स्टेज होती है तो एक 5 जुड़ता है, समझ रहे हो, जब दूसरी स्टेज होती है तो एक 5 जुड़ता है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 - 1 5, है ना. अभी कहाँ से आ रहा है दिमाग में, ये देख देख के आ रहा है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, अब इसमें मैं करता है ये चीज़, तो पहली स्टेज में एक घटा तो क्या आता है, 0 आ जाता है. कोई चीज़ 5 से मल्टीप्लाई होती है तो 0 आ जाती. अब समझ पा रहे होगे ना, 6 की वैल्यू, जो 6 वैल्यू आई कहाँ से आई, ये कुछ और नहीं, ये लिखा हुआ है, ये और कुछ नहीं, ये 11 क्या लिखा हुआ है, 6 + 2 - 1 5 16. अच्छा, अगर ये पैटर्न है तो फिर ये तो 3 - 1 5 लिखा होना चाहिए. क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है. 6 + 10 16. तो ये चीज़ अगर हम n के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, 6 + n - 1 × 5, समझे, 6 + n - 1 × 5, क्योंकि एक के घाटे से चल रहा है ना, क्योंकि पहले वाले में 5 नाम की कोई चीज़ नहीं है, पहले वाले में तो डायरेक्ट 6 है. फिर आगे वाले से 5 5 जुड़ रहा है, तो दूसरे में 5 जुड़ रहा है, तीसरे में 5 2 बार जुड़ रहा है, चौथे में 5 3 बार जुड़ रहा है. तो जितनी जौन से नंबर की स्टेज है उसमें जो बार है 5 5 जुड़ने का वो एक कम है, इसलिए n - 1 यहाँ पर लगा है. ठीक है, ये लॉजिक से आता है थोड़ी चीज़ें, इसमें मैथ्स तो बहुत आसान है, लॉजिक थोड़ा हार्ड है, जो हमारे को खुद के विवेक से लगाना पड़ेगा, खुद के विजडम से लगाना पड़ेगा. अच्छा, बाकी के क्वेश्चन तो पीछे थे, कोई बात नहीं. फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड फॉर द एन स्टेज. क्या रूल है, कुछ नहीं, पहले 6 थे, दूसरे में 6 + 5 हुए, फिर दूसरे में अगले में 6 5 5 हुए, यही हमने लगाया रूल. और हमारा रूल आ गया था कि जौन से नंबर की स्टेज है उसमें घटा दो, क्योंकि पहली वाली स्टेज में 5 नहीं जुड़े, एक एक आगे वाली स्टेज से जुड़े, तो एक घटाना पड़ेगा. हाउ मैनी मैस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज. अब वो तुम्हारे पास इक्वेशन है, तुम मालिक को कुछ भी लगाओ, एन की जगह पर अब क्या डालोगे, 15th नंबर के स्टेज पे कितनी माचिस लगेगी. अब गिनने नहीं बैठोगे 5 5, अब बस इसमें 5 डालोगे और सॉल्व कर दोगे. क्या आएगा, 14 × 5, 6 + 5 हो जाए, ये आ जाएगा 70, और ये आ गया 76. डन है, 76 आ गया, इसका आंसर 76. 200 माचिस कैन 200 माचिस फ्रॉम अ स्टेज इन दिस पैटर्न. अच्छा, क्या कोई एक ऐसी स्टेज आएंगी जिसमें 200 माचिस लगेगी, क्या एक कोई ऐसी स्टेज आ सकती है. अब 1 मिनट खुद बताओ, मैथ्स भूल जाओ 1 मिनट के लिए और पीछे आओ वापस. क्या 200 माचिस जैसा कुछ पैटर्न बन सकता है, अब बोलो क्या पता बन जाए आगे आगे चल के, जैसे 26 आया फिर 26 में आगे जुड़ेंगे. एक बार खुद देखो ना, क्या है ये, 6 है, 6 में 5 जुड़ रहा है 11, फिर 16, फिर 21. एंड के नंबर देखो, यूनिट वाली प्लेस को ना थोड़ी इंपॉर्टेंस दिया करो, आसान हो जाएगा सवाल सॉल्व करना. 6, फिर अगला क्या आता है 1, फिर 6, फिर 1, फिर 6, फिर 1, फिर 6, फिर 1, यही चलेगा पैटर्न. क्या 200 के एंड में 6 या 1 में से कुछ है,
नहीं है ना, तो ये तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा कि 200 कभी बन ही नहीं सकती। पर पेपर ये में ये मत लिख के आना, या फिर कोई ऐसे लिखने के लिए सवाल दे तो कि इसमें 6 और 1 नहीं है। ये तो तुम्हारा लॉजिक है, तुमने बहुत जल्दी कर लिया सवाल। पर इस चीज़ को थोड़ा और आसान तरीके से बताया मैंने ये, पर इसका जो रियल वर्जन है आंसर का वो ये होगा कि 200 माचिस से मान लेते कि बन जाती होगी, 200 माचिस से मान लेते बन जाती होगी। तो 6+n-1 जो हमने लिखा है, क्या इसका कुछ यूज़ है? 6+n-1 का मतलब होता है कि कितनी माचिस लग रही है। तो अगर 200 माचिस लग रही होगी तो कोई ना कोई n की वैल्यू आएगी जिसमें 200 आ रहा होगा, है ना। कोई एक ऐसी स्टेज होगी n जिसमें माचिस लग रही होगी 200 मान लेते। तो अब इसमें इसको सॉल्व करके देखते तो क्या आएगा, n-1 5 इक्वल्स टू उसमें से 6 घटाएंगे तो आएगा हमारा 194, और n हमारा आ जाएगा 194/5 + 1, है ना, +1, जो कि हमारे पास 5 कैसे कर दिया मैंने, 4 और n की वैल्यू आ जाएगी 199/5, 199/5। अच्छा, जो एक स्टेज है ऐसी, कौन सी स्टेज है, 199/5, ठीक है। पर क्या ये कट के कुछ सॉल्व होगा? ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 3 = 15 माइनस ये 5 9 = 45, 39.8 स्टेज पर ऐसा होगा। 39.8 स्टेज अगर आंसर मान रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 39.8 स्टेज नाम की कोई स्टेज हो सकती है? नहीं हो सकती ना। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज होल नंबर, ये नेचुरल नंबर में चल रही है, तो 39.8 ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना रहा। 39.8वीं स्टेज नहीं, या तो 39th स्टेज लो या तो 40th स्टेज लो। 39th स्टेज क्या होगी, जिसमें 39 हेक्सागन बन चुके होंगे। 40th स्टेज क्या होगी, जिसमें 40 हेक्सागन बन चुके होंगे। बीच की तो कोई स्टेज एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। आधा डेढ़ ऐसे पौना हेक्सागन बनाने की थोड़ी बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 9। तो ये लॉजिकल, ये मतलब बिल्कुल जिसको बोल सकते थ्योरेटिकल आंसर है। और लॉजिकल आंसर होता है ना कि एंड में 1 6 का पैटर्न आ रहा है, वो नहीं आ रहा ना। तो अब मेरे साथ पढ़ोगे तो ऐसे शॉर्टकट भी सीखते रहोगे। शॉर्टकट ये नहीं कि ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक बना के उसको याद करते रहना, वो शॉर्टकट मैं नहीं मानता, वो तो उल्टा और बर्डन है उसको याद करना। पर मैं इसको ऑब्जर्व करते हुए चलो कि पैटर्न्स दिखते हैं हमारे को। 1616 का ऐसा पैटर्न दिख रहा है, कहीं पर 2020 का पैटर्न दिख रहा है। ऐड होने पर पैटर्न बनते हैं, मल्टीप्लाई होने पर पैटर्न बनते हैं। पैटर्न रटने नहीं है, पैटर्न ऑब्जर्व करो। अगर उस पैटर्न में चीज़ नहीं बैठ रही तो फॉल्स, अगर पैटर्न में बैठ रही है तो ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे 13, लेट px इक्वल्स टू ax + b एंड qx इक्वल्स टू cx। ये रिपीट तो नहीं हो ना, ये पहला वाला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा है। ग्राफ ऑफ px पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा ठीक है। इसमें भी हमारे को दोबारा 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं और वैसे ही निकालना है। पर इस बार शायद हमारे को डाटा थोड़ा ज़्यादा अच्छा दे रखा है कि हम जल्दी निकाल पाए। तो px की वैल्यू है हमारी इसमें ax + b, और qx की हमारे पास वैल्यू है cx + d, ठीक है। ये 2 लीनियर पॉलिनोमियल है। हमारे को इसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है कि जो px है वो इन 2 पॉइंट से पास होता है, 2,3 और 6,11 से पास होता है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? अब तो इतने आप मैच्योर हो चुके हैं सब करने के लिए कि 2a + b = 3 हो जाएगा। x में 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x में 6 डालेंगे तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो 11a + b क्या आ जाएगी, 6a + b क्या आ जाएगी, 11a। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करके ये और भी निकाल सकते हैं। अभी निकलवाता हूँ मैं। और अभी यही सेम चीज़ इसमें कि qx का ग्राफ कहाँ से जाता है, 4,-1 से जाता है। तो अब 4 में डाल के देख लो इसको, मतलब x में 4 डाल के देख लो, तो 4x + d = -1 हो जाएगा। यहाँ से भी हमारी एक वैल्यू आ गई, ठीक है। हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, ये d नहीं क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, 4c आएगा, सॉरी 4c + d = -1, ठीक है। हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, 1 2 3। इन 3 इक्वेशन में से अभी थर्ड वाले पे मैं नहीं जा रहा, जो कंडीशन दे रखी है। एक बार इस वाले को देखो, ये और ये, यहाँ से a और b की वैल्यू आ सकती है ना, क्या आ सकती है, दोनों को माइनस कर दो। सीखा है ना माइनस करके कैसे आता है। 4a आ जाएगा, 6a में से 2a जाएगा, b का b कट गया, 11 में से 3 गए तो कितना बचा, 8 बचा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2। किसी भी एक में डाल दो, b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। क्विक जल्दी करा हमने। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। यहाँ से हम 2 की तो वैल्यू निकाल भी चुके। हमारे पास px पॉलिनोमियल आ ही गया, पहले ही आ गया। 2 कंडीशन पड़ी और px पॉलिनोमियल हम निकालने के अब काबिल बन चुके हैं। कहीं पर भी लग रहा है ये वाली चीज़ नहीं समझा रखी, पहले वाले में बहुत अच्छे से समझा रखी है, पहले के क्वेश्चंस पे 2 3 बार समझा रखी है। अब वो चीज़ हम सीख चुके हैं, अब 30th क्वेश्चन पे पहुंच गए, चैप्टर खत्म होने वाला है। अब तक तो आ जानी चाहिए कि हम डायरेक्ट दिमाग में ही वैल्यू पुट करके a की वैल्यू 2 निकाल पा रहे, b की वैल्यू -1 निकाल पा रहे।
ठीक है। और अब क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी है। और अब थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स मीट द एक्स एक्सिस। ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। और इसमें हमारे को दे रखा है पैरेलल। अब पैरेलल होने की देखो कुछ कंडीशंस होती है। दो लाइन पैरेलल है, मान लेते ए वन लगा लेते हैं। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन, ये एक लाइन है। ए टू एक्स बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू, अभी कुछ नई चीज़ है वो मैं समझाता हूँ आपको। ये दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना तो हमेशा याद रखना जो इनके एक्स एक्स और वाई वाई के कोएफिशिएंट है ना उनका रेशो करो। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए वन और ए टू, उनका रेशो करा। बी वन और बी टू का रेशो करो, बी वन और बी टू का रेशो करा। ये बराबर आना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है। एक और कंडीशन इसमें ये रहनी चाहिए कि जो इनके कांस्टेंट के रेशो है वो बराबर ना है। देखो समझो, इसको दोबारा समझो। एक्स के रेशो कोफिशिएंट क्या है, ए वन ए टू, इनके रेशो करे, ए वन बाई ए टू आया। वाई का रेशो करो, वाई के कोफिशिएंट का, बी वन बी टू, इनका रेशो करा। ये दोनों रेशो बराबर आने चाहिए, पर ये कांस्टेंट के रेशो के बराबर नहीं आने चाहिए। ठीक है। अब हमारे को एक इक्वेशन मिल गई है। अब यहाँ पर इसको, इतनी चीज़ को मैं कोने में रख लेता हूँ, एक मिनट। इतनी चीज़ को हम यहाँ पर रख लेते हैं। हाँ, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमारे पास दो पॉलिनोमियल है जो पैरेलल है आपस में। एक तो हमारा पी एक्स है जो हम निकाल चुके हैं, ये वाला, और दूसरा हमारा क्या है, सी एक्स प्लस डी है, क्यू एक्स। अब ये वाली चीज़ हमारे को यहाँ पर लगानी है। और इस इक्वेशन की बात ये है कि हाँ ठीक है, क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये वाली चीज़ भी हो गई। अब इसमें यही चीज़ लगा दो यहाँ पर, तो इनके जो एक्स एक्स और वाई वाई वाले कोएफिशिएंट है। अब वाई कौन है यहाँ पर, वाई और कुछ नहीं है, यही वाई है हमारा। इनको हम वाई मान के चलते हैं। तो वाई इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन है, और वाई इक्वल्स टू टू सी एक्स प्लस डी है। पी एक्स और क्यू एक्स को वाई लिख सकते हैं, हम बहुत पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एक्स की अलग अलग वैल्यू की वाई की अलग अलग वैल्यू आ रही है, बस वही हमारा पॉलिनोमियल होता है। अब इसमें हम y का रेशो निकालते हैं। y का क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो y के कोएफिशिएंट का रेशो क्या क्या, 1 1। ये किसके बराबर आना चाहिए, x के कोएफिशिएंट का। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ पर क्या है, c। तो 2/c के बराबर आना चाहिए। और ये किसके बराबर नहीं आना चाहिए, -1 और d के बराबर नहीं आना चाहिए, -1/d के बराबर नहीं आना चाहिए। तो d को एक बार को इग्नोर मार दो, c की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, c की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। क्या आएगी c की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो बोलोगे सर आपने बहुत सही समझाया, आपने p की वैल्यू निकल गई, c की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू कहाँ से लाओगे, d की वैल्यू, और d की वैल्यू इसके बराबर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर उसका कोई यूज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। पर जो c की वैल्यू 2 आई है, ये कहाँ से आई, c की वैल्यू 2 आ गई, पर अब d की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये भूल गए इसको, ये यहाँ से आएगी c की d की वैल्यू। c में डाल दो 2, 4 इंटू 2 प्लस डी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था, -1। 4 2 जा 8 प्लस डी इक्वल्स टू -1, और डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी -9, और -9 को यहाँ पर डाल के देखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्यों, -1/-9 हो जाएगा 1/9। ठीक है, 1/9, और ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये पैरेलल में भी कुछ दिक्कत दे नहीं रहा। तो डी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई, और ए और बी की वैल्यू तो बहुत पहले निकाल चुके थे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की वैल्यू तो बहुत पहले आ गई थी, 2x - 1, और क्यू एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 2x -9। ठीक है, 2x - 9। तो आप बहुत बार देखेंगे जब भी कुछ कोएफिशिएंट सेम रहते हैं ना, x और y के कोएफिशिएंट सेम रहते हैं और कांस्टेंट अलग रहता है, तो आप देख के भी बता सकते हो कि वो क्या है, वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ से तो एक चीज़ ये निकल गई। इस क्वेश्चन में कुछ एक चीज़ और रह गई थी, वो भी देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस पे मीट करिए तो क्या, वाई की वैल्यू 0, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो किस एक्स पे आ रही है ये तो आ रही है 1/2 पे ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए आ रही है ये 2x - 9, x इक्वल्स टू 9/2 के लिए। ठीक है, ये तो आसान चीज़ है, तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
14 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू ऑल लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस ए हैव इन कॉमन? ए एक्स प्लस ए के सारे पॉलिनोमियल के बीच में क्या कॉमन है? अच्छा, ये बात ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा किस फॉर्म का है? ये ए एक्स प्लस ए फॉर्म का है, ए एक्स प्लस ए फॉर्म का है। मतलब इसकी जो स्लोप है वो भी ए है और इसका जो इंटरसेप्ट है वो भी ए है। मैं देख के चलो कुछ नहीं बता पा रहा कि एक में क्या होगा, इसमें क्या कॉमन होगा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन होगा हम कुछ नहीं बता पा रहे, पर एक चीज़ हम बता सकते, क्या बता सकते हैं इसमें हम एक चीज़, कि हम दोनों एग्जाम्पल लेके देखो। y इक्वल्स टू 3a प्लस 3, वही बात हो गई। y इक्वल्स टू 2a प्लस 2, ये हो गया। इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? इसमें से हम ये कॉमन निकाल सकते हैं ना, y इक्वल्स टू y 2a प्लस 1। ठीक है, y इक्वल्स टू 2a प्लस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी, ऊपर 3a प्लस 1 और नीचे वाला है 2a प्लस 1। ठीक है, 2a प्लस 1। ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। अरे मैं ए को एक्स को ए ले लेता हूँ बार बार, एक ही जगह पर एक्स आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें आ गई। अब इसमें आप मेरे को बताओ y की वैल्यू 0 डालने पर क्या होगा? y की वैल्यू 0 डालने पर क्या होगा? y की वैल्यू 0 डाल दूंगा। ठीक है, ऊपर वाले में y की वैल्यू 0 डालते तो क्या आएगा, 3x प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। नीचे वाले में 0 डालूंगा तो 2x प्लस 1, x की वैल्यू आ जाएगी -1। अरे दोनों के लिए x की वैल्यू सेम है, इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब यहाँ से कुछ समझ पा रहे हो आप? क्या समझ पा रहे हो कि ये दोनों लाइन अलग अलग है ना, अलग अलग लाइन है, अलग अलग वैल्यूज आएंगी, पर इन दोनों को एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। कौन? y इक्वल्स टू 0x माइनस 1। तो जो एक ये कोऑर्डिनेट होगा ये इन दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये मैंने बनाया, अब इसका स्लोप तो मैंने अभी पॉजिटिव ले रखा था तो यही रहेगा, तो -1,0, ये तो स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा एक लाइन ऐसी होगी, दूसरी लाइन ऐसी होगी, तीसरी लाइन ऐसी होगी, चौथी लाइन मान लो ऐसी होगी। तो जितने भी ये है ना ए एक्स प्लस ए वाले ग्राफ, ये सारे किससे पास होंगे, -1,0 से पास होंगे। ये देख के समझ आ रहा है? अगर मेरे को गलत मानते हो तो एक बार दोबारा करके देख लो किसी और के साथ, 6x प्लस 6 के साथ डाल के देखो। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x की वैल्यू -1 डाल के देखो क्या आएगा, -6 प्लस 6, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। हाँ, तो मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस चीज़ को एक बार मैं डेस्मॉस में आपको करके दिखाता हूँ। अब हमने डेस्मॉस पे ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है, ए एक्स प्लस ए का, देख पा रहे होगे, ए एक्स प्लस ए का हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ए की वैल्यू अभी 1 है। अब जैसे जैसे मैं ए की वैल्यू को चेंज करूँगा तो देखना क्या होगा। देखो ये ग्राफ घूम रहा है ना, पर एक जगह से नहीं हिल रहा है ग्राफ। कौन से पॉइंट से नहीं हिल रहा है ग्राफ? -1,0 से, ये वाला अगर पॉइंट दिख रहा है -1,0 से। हमेशा ग्राफ कहाँ पर, मान लो यहाँ पर मैं इसको खींच के यहाँ ले आऊँ, तब भी ये ग्राफ कहाँ पर है, हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब जहाँ पर अटका हुआ है -1,0 पे। हमेशा इसकी वैल्यू कहाँ पर फिक्स रहेगी, -1,0 पे। तो हमने बहुत ही अच्छे ग्राफिकल एग्जाम्पल से, थ्योरेटिकल आंसर से और लॉजिकल शॉर्टकट से हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करे। 14 क्वेश्चन थे, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 3 की तरफ जाएंगे। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली पूछिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन, बाय बाय।